क्या आप जानते हैं कि अश्लील प्रयोजन के लिए यदि किसी बच्चे का, किसी बालक का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट पे, किसी वीडियो में, किसी पोर्नोग्राफी में, किसी तस्वीर में, तो उस पर किस अधिनियम के तहत कौन सी धारा लगेगी? क्या आप जानते हैं लैंगिक हमला क्या होता है? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है? क्या आप गुड टच, बैड टच, जो कि शब्द बहुत चलते हैं आजकल, जानते हैं? आखिर में इनकी परिभाषा क्या है और किस अधिनियम में इनके बारे में प्रावधान किए गए हैं? क्या दंड, कौन सी धारा एफआईआर होने पर लगती है? क्या आप ये सब जानते हैं? नहीं जानते तो आप सही जगह सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बातें करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर सुधीर को और आज की क्लास शुरू हो चुकी है, तो अंत तक बने रहिएगा। तरीका वही है क्लास को देखने का। आप पेन और कॉपी, जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई मूल विधि जहां आना है उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। जो चीजें मैं बता रहा हूं साथ में नोट करते चलेंगे और पीडीएफ तो आपको, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ाऊंगा वो आपको मिल ही जानी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और अराटाई जो कि नया ऐप आया है उसके चैनल पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। खैर, शुरुआत करते हैं क्लास की। साथियों, मेरी इस बात से आप सब एग्री करेंगे कि ऊंचाइयों की हदें शायद होती हों, लेकिन नीचता की कोई हदें नहीं होती। आप लाइब्रेरी पढ़ने जाएंगे और पीछे से कोई आपका दोस्त खुद को बताएगा और आपके बारे में अफवाहें उड़ाएगा कि वो लाइब्रेरी जाता है, वो तो बैठकर गप्पे मारता है, वो तो अय्यासी कर रहा है, वो तो मौज ले रहा है, उसका सिलेक्शन निश्चित मैं लिख के दे रहा हूं उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाएगा क्योंकि वो नीच है। उसके दिमाग में केवल नीचे ख्याल आते हैं, नीचता वाले ख्याल आते हैं। आप उससे बेहतर अपने काम में होंगे तो वो आपको चापलूस बताएगा। आप उससे बेहतर व्यवहार में होंगे, संबंधों में होंगे तो वो आपके चरित्र पर उंगली उठाएगा, आपको चरित्रहीन घोषित करने की कोशिशें करेगा। वहीं आपने यदि उससे बेहतर शरीर बना लिया, आप रनिंग वगैरह में अच्छे हैं, तो वो आपसे कहेगा ये तो इंजेक्शन लेके दौड़ता है, ये तो गोलियां खा के दौड़ता है, इसने तो डब्बे खा खा के बॉडी बनाई है। क्योंकि वो नीच है, उसकी नीचताएं इतना ऊंचा हिमालय नहीं है जितनी उसकी नीचताएं हैं, जितनी गहरी उसकी नीचताएं हैं। तो ऐसे नीच लोगों के चक्कर में पड़ के अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना, आपको फोकस्ड रहना है और अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को अपने जहन में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है, अपनी मेहनत करनी है और खुश रहना है। क्योंकि आपकी स्माइल ही वो चीज है जो आपके दुश्मनों के दिल में घाव करती है, इसलिए खुश रहना है। आप देखना शुरू कर चुके हैं सब इंस्पेक्टर सुधीर को और बेसिक लॉ, सब्सटेंसिव लॉ यानी कि मूल विधि की बातें हम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों की और हम कोशिश करेंगे कि क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाएं। तो शुरुआत कर लेते हैं क्लास की। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके सामने सिलेबस की बातें हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। हमने बीएनएस पढ़ लिया, हमने महिलाओं संबंधी सारे कानून पढ़ लिए हैं। ये 5वीं क्लास होने वाली है, 5वां सेशन आपका होने वाला है। प्रमुख कानून बाल संरक्षण से संबंधित जो हमारे मुख्य कानून है वो आपके सामने। प्रमुख 6 कानूनों की बात हम इस सीरीज में कर रहे होंगे बच्चों से संबंधित कानूनों के बारे में, जिसमें से 3 इस वीडियो में खत्म करेंगे और बचे हुए 3 अगली वीडियो में हम खत्म कर लेंगे। आप देखते होंगे कि एक कानून में 3-3 घंटे की वीडियो पढ़ाई जा रही है। मुझे लगा कि जो चीजें नेसेसरी हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि यदि हर एक धारा आपको याद करनी होती, हर एक धारा का जुर्माना और दंड याद करना होता, ऐसे कैंडिडेट की आवश्यकता होती, तो मैं मानता हूं कि आयोग उसमें लिख देता कि हमको लॉ का ग्रेजुएट चाहिए। केवल जिन्होंने एलएलबी की है, लॉ किया है, वही इस फॉर्म को भरेंगे, वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि आयोग को, भर्ती बोर्ड को जरूरत है ईमानदार अभ्यर्थी की और जिसे बेसिक नॉलेज भी हो, आधारभूत जानकारी भी हो चीजों की। तो क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं वही एग्जाम में पूछी जाती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मूल विधि एक ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे टॉपिक इसमें रखे गए हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन बनने होंगे और एकदम हलवा, एकदम बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं इसमें। तो जो केवल रीडिंग भर भी मार लेगा, जो केवल बेसिक चीजें भी पढ़ लेगा, उसके 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इसमें पक्के हो जाएंगे और वो 18-19 नंबर आराम से इसमें स्कोर
कर रहा होगा। अल्प व्यय अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 की आज हम बात करेंगे। उसके बाद 2005 के बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की बात होगी। ये वही अधिनियम है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में बना था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की बात होगी। बाल विवाह से संबंधित हमने भंवरी देवी बनाम राजस्थान राज्य 2007 का वाद पिछली क्लास में पढ़ा था, जो कि महिलाओं के कार्यस्थल पर शोषण से संबंधित कानून से संबंधित था। खैर 1997 में वो आया था। क्या हुआ था सारी चीजें हमने पढ़ी, किस तरह एग्जाम्स में वो पूछा गया। आप यदि नहीं देख के आए हैं पुरानी वीडियो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये मैं आशा करता हूं कि आप जाकर देखें और ज्ञान को थोड़ा सा ग्रहण करें, चीजों को थोड़ा सा सीखें। और पोक्सो की बात करेंगे 2012 की, 2019 पोक्सो में जो संशोधन हुआ, और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की बात करेंगे अगली वीडियो में। अभी हम शुरुआत कर लेते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि ये जो अधिनियम बनते हैं, ये जो कानून बनते हैं, ये अधिकार किसने दिया है संसद को, किसने दिया है हमारे नेताओं को, संसद में बैठे हुए लोगों को, विधायिका में बैठे हुए लोगों को ये कानून बनाने का अधिकार मिला कहां से? आखिर तो हम ही लोगों ने इन्हें अधिकार दिया, क्योंकि भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकार किया और संविधान में ये प्रावधान है मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, जबकि समानता के अधिकारों की बात होती है, जब स्वतंत्रता के अधिकारों की बात होती है तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 21 ये कुछ इंपोर्टेंट ऐसे हमारे मूल अधिकार हैं जिनसे संबंधित ये महिलाओं संबंधी अधिकार हों, बच्चे संबंधी अधिकार हों, मानवाधिकार हों, इन्हें बेस बनाकर जो कानून बनाए जाते हैं। खैर हम शुरुआत करते हैं। मैंने लिखा भी है सामने अनुच्छेद 15 जो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। महिलाओं संबंधी कानून हम पढ़ चुके हैं, बच्चों से संबंधित जो भी कानून है आज हम उनकी बात करेंगे। अनुच्छेद 21 से कहता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो अब इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत हम देखेंगे, बात करेंगे बच्चों से संबंधित चीजों की। तो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य एक बार हम समझ लेते हैं इन चीजों का। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है क्या? तो 1959 में 1959 में संयुक्त राज्य महासभा यानी कि UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात यहां हो रही है। 20 नवंबर 1959 को बाल अधिकारों की उन्होंने घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का ही एक हिस्सा है। हमने यूएनओ की भी बात करी थी पिछली क्लास में, जहां हमने पढ़ा था कि 1945 में कैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के तमाम ताकतवर राष्ट्रों ने मिलकर एक संगठन की स्थापित की, जो कि किसी हद तक, बहुत हद तक एक सफल संगठन भी साबित हुआ है। उसी की महासभा ने 20 नवंबर 1959 डेट याद रखेंगे, बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया और जितने भी इसके मेंबर हैं उनसे कहा कि भाई साहब आप सब भी इस घोषणा को अपनाएंगे, अपने अपने देशों में बच्चों के हित में ऐसी चीजें, ऐसी व्यवस्था, ऐसे नियम, ऐसे कानून लागू करेंगे जिससे बच्चों का विकास हो सके, जिससे उनके हितों के बारे में सोचा जा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनी। इस दस्तावेज में था क्या भाई साहब? बाल अधिकारों की घोषणा हुई। और इस दस्तावेज में था क्या? तो इस दस्तावेज को हम अलग से ना पढ़ के, जो बातें इस दस्तावेज में थी असल में अलग अलग कानूनों में, जो 6 कानून हम पढ़ने वाले हैं बच्चों से संबंधित, उन्हीं बातों को अमल में लाया गया है, उन्हीं बातों को नियम के रूप में लागू किया गया है। तो इस दस्तावेज में क्या बातें हैं जो कि हम आने वाले अधिनियमों में, आने वाले कानूनों में पढ़ने वाले हैं। भारत ने कब अनुसमर्थन दिया? तो ये आप इंपोर्टेंट बात याद रखेंगे, 1992 में 11 दिसंबर को भारत ने ये पुष्टि की कि हम भी इन कानूनों को, इन नियमों को अपने यहाँ लागू करेंगे, इन अधिकारों को बच्चों के लिए अपने यहाँ लागू करेंगे और बच्चों के जीवन के हर पहलू में उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे और उसका संवर्धन भी करेंगे। अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संवर्धन भी इसमें हम करेंगे। यूएनओ की बात हमने करी थी, 1945 में इसका गठन हुआ। पहली बैठक 1946 में हो गई थी और 1946 में ही बच्चों के लिए जो एक संगठन है यूनिसेफ, जिससे तमाम सवाल पूछे जाते रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसका भी गठन हुआ। उसकी भी बात हम इसी क्लास में आगे करेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 1 साल का होता है यूएनओ के।
और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एनालेना बेयरबॉक इनका नाम है, नाम आप याद रखेंगे। ये जर्मन के निवासी एक तरह से हैं। स्थायी समितियों की संख्या अक्सर पूछ ली जाती है, तो 6 स्थायी समितियां संयुक्त राष्ट्र महासभा में हैं। इनकी भी बात करेंगे जब हम यूएनओ के बारे में और डिटेल में चीजों को पढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, यूनिसेफ की बात करते हैं। बाल अधिकारों की बात हो और यूनिसेफ का जिक्र ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें इमरजेंसी, इसे 1953 में 1953 में हटा दिया गया था। सारी चीजें मैंने लिख भी ली हैं ताकि जब आप पीडीएफ को पढ़ें, या यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। वहां पे जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूं यही पीडीएफ सेम टू सेम वहां पर अपलोड हो जाती है, ताकि क्लास में चीजें समझ में ना भी आई हो तो आप इस पीडीएफ को एक बार धीरे से पढ़ लेंगे और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे। इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया था 1953 में, तब ये बना यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष। आपातकालीन जो शब्द है इसे हटा दिया गया था 1953 में, आप इसे याद रखेंगे। लेकिन जो उसकी संक्षिप्त रूप है यूनिसेफ, वो जैसे का तैसा है वैसा ही बना हुआ। यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के बच्चों में, दुनिया में जहां कहीं भी बच्चे हैं, निश्चित ही सभी देशों में बच्चे हैं, वहां के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना। वही मोटी मोटी बेसिक बातें। या यूनिसेफ की स्थापना आपसे पूछ ले तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पूछ लेगा तो न्यूयॉर्क और अमेरिका में इसका मुख्यालय है। जल्दी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। पहले अधिनियम की बात करेंगे। 1956 में यह अधिनियम आया जिसका नाम है अल्पवय व्यक्ति। अल्पवय व्यक्ति जब आप हिंदी में पढ़ेंगे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन तभी आप नीचे लिखी हुई अंग्रेजी पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यंग पर्सन। अल्पवय का मतलब है यंग पर्सन, यानी यूथ की यहाँ पर बात होगी। अपहानिकर प्रकाशन, अपहानिकर का मतलब है एक तरह से हानिकरी समझे, हार्मफुल प्रकाशन यानी पब्लिकेशन। कोई भी प्रकाशन होता है, कोई भी पिक्चर बनती है, कोई भी मैगजीन छपती है, कोई भी किताब छपती है, कोई भी कहानी छपती है, उसके लिए ये एक्ट है कि किस तरह से इसमें चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, किस तरह से कोई यदि नियमों का उल्लंघन करता है तो कैसे उसे दंड दिया जाना है। ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। अंग्रेजों से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद ऐसा कहा गया कि सबसे पहले हमें अपने यूथ पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें अपने देश के जवान वर्ग पर, टीन एजर्स पर। टीन क्या होता है, टीन एज क्या होती है आप जानते हैं? जो नंबर हैं जैसे 13 से टीन एज शुरू होती है, जिनके पीछे टीन आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये होती है टीन एज। 12 में टीन नहीं है, 20 में भी टीन नहीं है, तो जो बीच के जिसमें टीन आता है अंग्रेजी में उसे ही टीन एज कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये जो टीन एज है, ये जो कि हमारा यंग बच्चा है, वो इस देश की धरोहर है, वही देश को आगे ले जाने का काम करेगा, वो देश का भविष्य है। तो उसके लिए क्या हम अच्छा कर सकते हैं? सबसे पहले रोक लगाई प्रकाशनों पे, यानी कोई गलत चीज छप रही है, कोई गलत चीज बच्चे को दिखाई जा रही है, उस पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया गया जिसे कहा गया अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956। क्या क्या इसमें नियम थे ये बात मैं आपको बता चुका हूं। 1950 के दशक में ये सब चीजें बढ़ रही थी। अशोभनीय कॉमिक्स, अश्लील पत्रिकाएं, हिंसक कहानियां, ये सब चीजें तेजी से बढ़ रही थी जो कि बच्चों के लिए नुकसानदेह थी। तो गवर्नमेंट इस अधिनियम को लेके आई और इसे देश में लागू किया गया। 1957 में से लागू किया गया। अनुच्छेद 24 वही संविधान का इसी से संबंधित है, जो कि कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी अन्य खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा, काम पर नहीं लगाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 1956 के अधिनियम की बात हुई, और किसी भी अधिनियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो है कि वो अधिनियम कब अधिनियमित हुआ। अधिनियमित की जो ईयर है वो निश्चित ही, जो भी आप उसका नाम पढ़ते हैं अधिनियम का, जब आप पूरा नाम पढ़ते हैं, जैसे इसी अधिनियम की बात करें, द यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956, जहां तक ईयर लिखी गई है वहां तक आप पूरा इसका नाम पढ़ेंगे तभी आपको ईयर याद होगी। जो ईयर लिखी गई है वही अधिकतर अधिनियम की, जब वो अधिनियम अधिनियमित होता है। अधिनियमित का मतलब हमारे राज्यसभा या लोकसभा किसी एक सदन में लाया जाता है और उसे अधिनियमित किया जाता है या पारित किया जाता है, तब की ये
ईयर तब का ये साल लिखा होता है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कुल धाराएं, और ये अधिनियमित कब हुआ, बात कर चुके हैं 56 में, और लागू कब हुआ 1957 में ये लागू होता है। वही बात फिर से रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंट बातें जितने भी अधिनियम हम मूल विधि में पढ़ेंगे उसमें सबसे जरूरी जो 3-4 बातें आपके लिए हैं, आपको क्या याद रखना है अपनी मेमोरी में। पढ़ना तो आपको सब है, जितना आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। बच्चे पूछते हैं क्या भाई भैया जो आप पढ़ा रहे हैं ये पर्याप्त है? पर्याप्त तो जितना आप पढ़ लें, जितना अधिक पढ़ लें उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात 4-5 होती है, सबसे पहली चीज अधिनियमित, यानी कि उसका साल जब वो किसी सदन में लाया गया, और लागू कब हुआ। लागू के बारे में आप जानते हैं, जो सबसे पहली धारा है, जब धारा 1 की बात करते हैं किसी अधिनियम की, तो धारा 1 उसके नाम की बात करता है, प्रारंभ की बात करता है, विस्तार की बात करता है। सभी अधिनियमों में अधिकतर ये बात है। विस्तार संपूर्ण भारत पे होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब भारत का हिस्सा 370 हटने के बाद पूरी तरह बन चुका है। प्रारंभ ये तिथि बताई जाती है जब ये अधिनियमित होता है, कानून पारित हो जाता है, श्रीमान राष्ट्रपति महोदय साइन कर देते हैं, तब उसमें लिखा जाता है कि सरकार अपने गैजेट में, अपने राजपत्र में इसकी डेट बताएगी, तब ये लागू होगा। और नाम जो है, नाम आपके सामने ही है, जो कि उस अधिनियम का नाम है, और नाम में ईयर भी समाहित है। ईयर के साथ ही आपको नाम को पढ़ना। उसमें कुल अध्याय कितने हैं ये आपको पढ़ना है। जैसे इस अधिनियम की बात करें तो इसमें कोई अध्याय नहीं है, केवल धाराओं की बात होगी। और जिस भी अधिनियम को आप पढ़ रहे हैं उस अधिनियम की धारा 1, 2, 3 और 4, पहली में नाम, विस्तार, प्रारंभ, दूसरी धारा में इंपोर्टेंट परिभाषाएं, तीसरी और चौथी धारा में उस अधिनियम की सबसे जरूरी बातें होती हैं। इसलिए तीसरी और चौथी धारा आपको याद रखनी है। इसके अलावा उस अधिनियम में कोई समिति बनाने की बात हुई है क्या, कोई बोर्ड के गठन की बात हुई है क्या, ये बात भी आपको याद रखनी है। और अंत में उस अधिनियम में कोई टाइम पीरियड दिया गया है, जैसे कि अधिनियम के तहत किसी को अपील करनी है, किसी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जाकर उससे ऊपर के लेवल के न्यायालय में यदि अपील करनी है, तो उसका टाइम पीरियड क्या है, कितने दिन के अंदर, कहीं कहीं 30 दिन का समय है, कहीं कहीं 60 दिन का, कहीं कहीं 90 दिन का। इस तरह का यदि कोई टाइम पीरियड दिया गया तो वो याद रखना है। मोटी मोटी 5-6 बातें जो किसी भी अधिनियम में आपको याद रखनी है, जहां से आपका एग्जाम पूरी तरह फंस रहा होगा। आगे बढ़ेंगे भाई। तो इस अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य आप अब तक समझ गए होंगे। 20 वर्ष से कम आयु के बच्चों की ये बात करेगा। मैंने अभी टीन की बात करी थी, तो टीन में आखिरी नंबर है 19, उसके बाद 20 आ जाता है। तो 19 के बाद 20 यानी 20 साल तक के बच्चों की ये बात करेगा। यानी कि बालक इस अधिनियम के तहत 20 साल से कम उम्र का जो भी है, 20 वर्ष जिसने अपनी उम्र पूरी नहीं की है, उसे बालक कहा जाएगा। और ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों के लिए जो भी हानिकारक माने जाने वाले प्रकाशन हैं, उनका प्रसार रोकना इस अधिनियम का उद्देश्य है। उनका निर्माण, सबसे पहली चीज जो रोकी जाएगी वो निर्माण, कि किसी भी ऐसी चीज का निर्माण ही ना होने पाए। मान लो निर्माण हो गया तो अब उसकी बिक्री रोकनी है। निर्माण करना भी अपराध है, उसके लिए भी दंड का प्रावधान है, वो हम अभी आगे देखेंगे। मान लो निर्माण हो गया और पता नहीं चला कहाँ निर्माण हुआ, अब उसकी बिक्री हो रही है तो बिक्री पे रोक लगानी है। अब मान लो बिक्री भी हो गई, निर्माण भी हो गया, पता नहीं चला गवर्नमेंट को, बिक्री भी हो गई, पता नहीं चला। अब बिक्री हो जाने के बाद उसका वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसे बांटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, किराए पर दिया जा रहा है। तो इस तरह के प्रयोजनों को रोकना अगला स्टेप होगा। वितरण को रोक लिया। यदि वितरण भी हो गया, मान लो वो लोगों के हाथ में पहुंच गई वो सामग्री, वो प्रकाशन, तो उसे नष्ट करने का भी अधिकार सरकार को है। पहुंचने के बाद भी उसे कलेक्ट करके जहां भी मिले उसे नष्ट करने का भी अधिकार यहां पर गवर्नमेंट को दिया गया। बात करते हैं धारा 2 की, यानी कि महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। इसमें अब हम बात करने वाले हैं अपहानिकर प्रकाशन, जो कि अधिनियम का नाम ही है, तो आपको पता होना चाहिए अपहानिकर प्रकाशन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, क्या इसका शब्द का मतलब कानून के हिसाब से निकाला जाना चाहिए। जैसा शब्द से पता चल रहा है, हार्मफुल पब्लिकेशन, यानी कि कोई भी प्रकाशन जो हानि करता है बच्चों के लिए, समाज के लिए, उसे अपहानिकर प्रकाशन कहा जाएगा। क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? ऐसी कोई पुस्तक, कोई पत्रिका,
कोई पुस्तिका, कोई पत्र, कोई समाचार पत्र या फिर कोई भी ऐसा अन्य प्रकाशन कह के इन्होंने सारी चीजें इसके अंदर लपेट ली, जिसके अंदर या तो चित्रों के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से या किसी शब्द के माध्यम से या किसी ध्वनि के माध्यम से कैसे भी ऐसी चीज का प्रकाशन किया जाता है कि वो किसी अल्पवय व्यक्ति के हाथ में यानी कि यंग पर्सन के हाथ में चली जाए और वो उसे पढ़ने के बाद कोई अपराध कर दे, कोई हिंसा या क्रूरता कर दे, कोई खतरनाक घटना कारित कर दे। यदि उसे पढ़ने के बाद उसके मन में ऐसे भाव उठते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे एक गाना मासूम शर्मा का आता है खटोला, और गाना आने के बाद उसे बैन कर दिया जाता है। क्या इसके पीछे की बात है, क्या इसके पीछे की कहानी है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गाना है वो वॉयलेंस वाली उसकी टोन है, वॉयलेंस वाले उसके बोल हैं, इसलिए इसे बैन किया जा रहा है, ताकि यूथ जब ये गाना सुने और सुनने के बाद कोई हिंसा ना करे, उसके मन में हिंसा की भावना प्रकट ना हो, इसलिए ऐसे गानों को बैन किया जाता है। आप देखते होंगे तमाम फिल्मों से ऐसे खतरनाक सीनों को हटा दिया जाता है। आप ये भी देखते होंगे जब आप सोशल मीडिया चलाते होंगे तो कहीं कहीं कोई कंटेंट दिखाई नहीं देता, उस पर ब्लर आता है कि ये कंटेंट दिखाए जाने योग्य नहीं है, बच्चे इसे कृपया ना देखें। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर दिखाई जाती है। तो ये ऐसे जितने भी प्रकाशन हैं वो सभी अपहानिकर प्रकाशन में आते हैं। अल्पवय व्यक्ति किसे कहा जाएगा? जिस किसी भी व्यक्ति की उम्र 20 वर्ष से कम होगी उसे अल्पवय व्यक्ति यानी कि यंग पर्सन माना जाएगा। धारा 3 बात करी, धारा 2 की बात कर ली। धारा 3 में मैंने क्या कहा था? धारा 3 और 4 में उस अधिनियम की सबसे जरूरी बातें होती हैं। तो प्रकाशनों की विक्रय के लिए शास्ति, यदि कोई व्यक्ति विक्रय करता है, सेल करता है, शास्ति का मतलब होता है उसके लिए दंड क्या होगा, उसके लिए दंड का प्रावधान इसमें किया गया। इसने कहा यदि बेचेगा, किराए पर देगा, वितरित करेगा या सार्वजनिक रूप से दिखाएगा भी, प्रदर्शित भी करेगा, और यदि मुद्रित भी करता है, मुद्रित यानी छपाई करता है, प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है या अपने कब्जे में रखता है, या फिर विज्ञापन छपवाएगा, खुद करे ये सारे काम या किसी और से करवाए, तब भी वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो अपहानिकर प्रकाशन किसी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है या किसी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त कर रहा है। ये सारी चीजें ही अपराध के दृष्टि से यानी कि अल्पवय व्यक्ति के संबंध में प्रकाशनों के विक्रय आदि के लिए शास्ति दंडनीय होगा। ये बात हमने इसमें जानी। और अब समझें, जैसे कि दोष सिद्धि हो जाती है, ऐसे किसी मामले में कोई प्रकाशन हुआ, किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा, उस पर एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद चार्जशीट लगी, न्यायालय में मामला पहुंचा, न्यायालय ने दोष सिद्ध कर दिया कि हाँ जी ये जो प्रकाशन था सही बात है, ये ठीक नहीं था, समाज के लिए खतरा था, तब ये दोष सिद्धि हो जाएगी इस अधिनियम के तहत। तब न्यायालय सभी प्रतियों को नष्ट करने का आदेश दे देगा और वो प्रति या पुलिस के कब्जे में हो या अब न्यायालय के कब्जे में हो या कहीं भी हो या उस व्यक्ति के ही कब्जे में हो, उन्हें नष्ट करने का आदेश दे दिया जाएगा और उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। इस मामले में 6 माह की अवधि के लिए कठोर या सादा कारावास या जुर्माने की बात कही गई। और इसमें एक चीज और बताई गई, यदि कोई प्रकाशन अपहानिकर प्रकाशन है, अपहानिकर प्रकाशन है, इस अधिनियम के तहत वह गलत प्रकाशन, हानिकर प्रकाशन, हार्मफुल प्रकाशन माना जाता है, तो ये बात याद रखेंगे, राज्य सरकार उस प्रकाशन को नष्ट करने का आदेश दे सकती है, लेकिन वह सलाह करेगी राज्य के महाधिवक्ता जी से। राज्य के महाधिवक्ता संविधान के किस अनुच्छेद में इनके बारे में बताया गया है, ये आपके लिए सवाल है और आप ये सवाल का जवाब कमेंट में लिख देंगे। आपको याद नहीं है, आप गूगल करें महाधिवक्ता किस संविधान की किस अनुच्छेद में है, गूगल करके आप कमेंट करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपके सामने आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई। धारा 5 की हमने बात करी। धारा 5 में क्या है भैया? जब्ती के विरुद्ध आदेश, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश हो गया है कि जो प्रकाशन है वो हानिकर है और जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये आदेश हुआ है वो कहता है कि मैंने जो चीज़ छापी है वो हानिकर नहीं है, मैं कहता हूँ वो अच्छी चीज़ है, मैं कह रहा हूँ कि इसे गलत तरह से हानिकर साबित किया गया है इस अधिनियम के तहत, तो वह 60 दिनों के भीतर, इंपॉर्टेंट बात, 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अभी हमने एक चीज़ समझी कि
कोई भी प्रकाशन हानिकर है ये तय कौन करेगा? या तो माननीय न्यायालय करेंगे या राज्य सरकार भी महाधिवक्ता से सलाह करके उसे हानिकर घोषित कर सकती है। अब राज्य सरकार ने घोषित कर दिया तो राज्य सरकार के विरुद्ध यदि आपको अपील करनी है तो कहां करेंगे? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा माननीय उच्च न्यायालय में, क्योंकि राज्य सरकार के अगर पैरेलल कोई न्यायालय देखा जाए तो वो माननीय उच्च न्यायालय हैं। इसलिए वहां पर 60 दिनों के अंदर अपील होगी। जिस दिन वो आदेश हुआ है उसके आदेश की तिथि के बाद के 60 दिन में ये अपील उन्हें करनी पड़ेगी। और यदि किसी स्थान पर यह संदेह होता है कि वहां पर ऐसे हानिकर प्रकाशन को उत्पादन किया जा रहा है, मुद्रित किया जा रहा है या रखा गया है, तो ऐसे मामले में, ऐसे केस में कोई भी उपनिरीक्षक स्तर का अधिकारी वहां प्रवेश कर सकता है। उपनिरीक्षक का मतलब आप समझ गए होंगे, उपनिरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर यानी कि SI स्तर का अधिकारी प्रवेश करके तलाशी ले सकता है ऐसे स्थान की, ये अधिकार दिया गया। यानी कि धारा 7 बात करती है ऐसा प्रत्येक अपराध जो कि दंडनीय है संज्ञेय होगा। संज्ञेय का मतलब आप समझ गए होंगे, संज्ञेय अपराध वही होते हैं जिनमें पुलिस कार्रवाई कर सकती है बिना माननीय न्यायालय की अनुमति के। बिना अनुमति के ही यहाँ अभी हमने धारा 5 में देखा था कि संदेह वाले स्थान पर दरोगा जी प्रवेश कर सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं। जब दरोगा जी प्रवेश कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, इसी से समझ में आ गया कि बिना अनुमति के वो गए, तलाशी ली संदेह वाले स्थान पर, तो ये अपराध संज्ञेय है, इसीलिए तो दरोगा जी चले गए। अगर असंज्ञेय होता तो पहले माननीय न्यायालय से अनुमति लेते, वारंट लेते, तब जा पाते। तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा मैंने लिखी भी यहाँ, एक गंभीर अपराध जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी। पहली बात, बिना वारंट संज्ञेय अपराध में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकती है। ऐसे अपराधों को संज्ञेय कहा जाता है जिनमें संज्ञान लिया जाए। संज्ञान कौन लेगा भाई? पुलिस संज्ञान लेगी। ये बात आपकी समझ में आई होगी और नहीं भी आई हो। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, असंज्ञेय क्या होते हैं, जमानती, गैर जमानती, शमनीय, अशमनीय, इन सब की बातें हम पुरानी वीडियोस में भी कर चुके हैं, आप जरूर उन्हें जाके देखें। ये थे महत्वपूर्ण जो 7 धाराएं थी इस अधिनियम की, उनकी हमने बात करी। अब आते हैं हम सवालों पे जो पिछले सालों में सवाल पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपकी दृष्टि को थोड़ा सा खोलेंगे कि किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के अप्रोच के साथ आपको चीजों को पढ़ना होगा भाई। तो सवालों की बात हमने करी, अब हम सवालों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल मैं पढ़ता हूं। अल्प व्यय व्यक्ति यानी कि यंग पर्सन, अपहानिकर प्रकाशन, हार्मफुल, हिंदी थोड़ी सी मुश्किल आपको लग रही होगी, पब्लिकेशन, अधिनियम 1956 कब लागू हुआ? देखिए लागू हुआ है, यदि पारित पूछ लेता या अधिनियमित पूछ लेता या ये पूछ लेता कि लोकसभा या राज्यसभा में कब लाया गया, तो उसका जवाब होता 1956। लेकिन इसने पूछा कि लागू कब हुआ, तो लागू आप जानते हैं 1957, 1956। और मैं पुरानी वीडियोस में आपको एक ट्रिक भी बता चुका हूँ, एक तरीका भी बता चुका हूँ कि अधिकतर जितने भी हमारे अधिनियम हैं, अधिकतर जितने भी हमारे प्रकाशन हैं, उनकी जो लागू होने की ईयर है वो ज़्यादातर में 1 साल आगे की होगी। जैसे 1956 का अधिनियम है तो 57 में वो लागू होगा, अधिकतर में, सभी में नहीं। कुछ में 2 साल बाद भी लागू होगा, कुछ में उसी साल भी लागू हो जाएगा। उसी साल कब लागू होगा? जब वो अधिनियमित शुरू के महीनों में हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च में अधिनियमित हो जाएगा। तो अभी क्योंकि साल में टाइम बचा है तो उसी साल वो लागू भी हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन 1956 लागू कब हुआ, इसकी बात हमने अभी की। तो धारा 2 हमने इसकी बात करी थी। धारा 2 में, धारा 2 के अंतर्गत प्रकाशन को परिभाषित किया गया है। और लागू कैसे होता है ये आप जानते हैं। प्रकाशन में लिखा गया होता है कि केंद्र सरकार जब चाहेगी अपने राजपत्र के द्वारा सूचित करेगी कि इस डेट से ये अधिनियम लागू होगा, तो वो डेट रही 1957 की, फरवरी 1957 की। धारा 2 में और क्या था? अपहानिकर प्रकाशन की परिभाषा भी थी और 20 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्ति को इसमें बालक कहा गया था। अगला सवाल देखा कि संदेह वाले स्थान पर कौन प्रवेश कर सकता है, कौन तलाशी ले सकता है। तो अभी आपने पढ़ा था, अभी आपने जाना था कि सब इंस्पेक्टर यानी कि उपनिरीक्षक पद का अधिकारी जा सकता है, चेक कर सकता है। बात हो गई भैया। धारा 5 में ये बात थी कि उपनिरीक्षक पद का अधिकारी प्रवेश करके तलाशी ले सकता है। और धारा 5 में एक और बात थी अपील की, कि 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।
अपानिकर प्रकाशन अपानिकर प्रकाशन को अल्पव्यक्ति अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो हमने बात करी थी धारा 2 में, धारा 2 का में इसकी परिभाषा बताई गई थी। अपहानिकर प्रकाशन किसे कहा जाएगा? किस आयु के व्यक्ति को अल्पवय व्यक्ति माना गया, यंग पर्सन माना गया? तो मैंने आपको बताया टीन एज 19 तक होती है, उसके बाद होता है 20, टीन एज तक यूथ, तो 20 यानी 20 वर्ष की आयु से कम का कोई भी व्यक्ति होगा उसे अल्पवय व्यक्ति माना जाएगा। आप देख रहे होंगे किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि आप सब लोग परेशान हैं इस बात को लेके कि इसमें कितना डीप पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, और आप देख भी रहे हैं कि बीएनएस केवल एक टॉपिक बीएनएस को लेकर 100 वीडियो अवेलेबल हैं। क्या इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत है? आप सवालों का स्तर देखें, आप कोई किताब उठाएं, मुझ पर भी आप यकीन न करें, आप कोई पिछले सालों की किताब उठाएं और उसमें देखें कि कितने डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। अगला सवाल आपके सामने कि इस अधिनियम के तहत अपहानिकर प्रकाशन के किस कृत्य को अपराध माना गया है? ऐसे सवाल को करने के लिए आपको बस एक रीडिंग की जरूरत है। इस तरह का क्वेश्चन आया, आपने यदि एक बार पढ़ा भी होगा अधिनियम को, एक बार मोटा मोटा 15 मिनट भी कहीं से पढ़ लिया होगा, तो आप ऐसे सवाल को करने की स्थिति में आ जाएंगे। आप ऑप्शन पढ़ें, मुद्रित करना या उत्पादन करना, बताइए। कोई प्रिंट कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है इस तरह की गलत चीज का, तो वो अपराध माना ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। किराए पर देगा, बेचेगा तो भी अपराध है। सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा तब भी तो अपराध है। तो उपरोक्त सभी चारों इस सवाल का सही जवाब हुआ, क्योंकि धारा 3 में ये बात हुई थी। धारा 3 में हमने पढ़ा था कि इस तरह का कोई प्रकाशन करता है उसके लिए शास्ति की बात करी थी, दंड की बात करी थी। प्रकाशन को बेचना, किराए पर देना, वितरित करना, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना, कोई भी काम यदि किया जाता है तो वह अपराध माना जाएगा, उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया था। बात हुई उच्च न्यायालय में अपील की कि भाई साहब धारा 16, देखिए सवाल किस तरह बना। धारा 6 के अंतर्गत राज्य सरकार के जब्ती के आदेश के विरुद्ध आदेश की तिथि से कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है माननीय उच्च न्यायालय में? तो हम बात कर चुके थे 60 दिनों के अंदर इसमें अपील की जा सकती है, जो कि धारा 5 में हमने अभी भी पढ़ा भी था। 60 दिनों के भीतर अपील होगी। धारा 5 में दूसरी बात ये थी कि कौन इसमें अधिकारी, किस स्तर का, तो उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी जाकर जांच कर सकता है, तलाशी ले सकता है। ये एक अधिनियम आपका समाप्त हुआ। देखिए मुश्किल से मुश्किल हमने 30 मिनट में एक अधिनियम को समाप्त कर दिया। और एक चीज जो आपको करनी है, जो मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी टीचर पर, किसी भी अपने पूज्य गुरुजी पर इतना आप भरोसा मत करिए कि वो कह दें आपसे कि कुछ नहीं पढ़ना, मैं जो वीडियो आपको दिखा रहा हूं इसे केवल भर आप देख लो, आपका काम हो जाएगा। तो बिल्कुल यकीन मत करना उस बात पे। आप किताब उठाएंगे, वीडियो देखने के बाद आप किताब उठाएंगे, किताब से सारी थ्योरी पढ़ेंगे, सारी थ्योरी पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप एक बार अपने आप करेंगे, अपने हाथों से करेंगे, तभी आपकी तैयारी को, मैं मानता हूं मेरे अनुभव के आधार से, तभी आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। अगला जो अधिनियम है आपके सामने, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, क्योंकि बाल विवाह का चलन बहुत ज़्यादा हमारे देश में हुआ करता था। बाल विवाह को किसने रुकवाया था अपने देश में? अंग्रेजों के टाइम पे इसकी भी एक बार बात हुई थी। दास प्रथा का उन्मूलन, बाल विवाह को रुकवाया, सती प्रथा का उन्मूलन। तो कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें अपना बहुत योगदान दिया था अंग्रेजों के टाइम पे? कमेंट में आप मुझे बताएंगे, नहीं पता तो गूगल करके बताएंगे, लेकिन कमेंट अपना लिखेंगे जरूर, ऐसी मैं आशा आपसे कर रहा हूँ। तो इस एक्ट की बात करेंगे तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, प्रोहिबिशन की बात हुई, प्रतिषेध की बात हुई, यानी कहीं विवाह हो रहा है तो उसका प्रतिषेध पे ज़्यादा बल दिया गया कि कैसे उसे रोकना है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की, जैसा कि हम हर कानून में शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं इंटरनेशनली उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, घटनाक्रम क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो पृष्ठभूमि की बात हम यहाँ से शुरू करेंगे भैया, और बात करेंगे 1959 की घोषणा की। अभी हमने पढ़ा भी था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, इसी से हमने शुरुआत करी थी क्लास की, 1959 में 20 नवंबर को, 20 नवंबर जो डेट है ना, थोड़ा सा याद रख लेंगे, एग्जाम में आपसे पूछी जानी भी है। 20 नवंबर क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है भैया, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। वहीं 14 नवंबर अपने भारत में मनाया जाता है। पंडित नेहरू जी का जो बर्थडे रहा है उसे अपने भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इंटरनेशनल बात होने लगे तो 20 नवंबर उसका सही जवाब। तो 20 नवंबर 1959 को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के दिन बाल अधिकारों की घोषणा की संयुक्त राष्ट्र महासभा ने।
संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने। और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के लिए इसे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाया। ये बात रिपीट हो रही है, निश्चित ही आपने अभी 2 मिनट पहले पढ़ी है। और भारत ने 11 दिसंबर 1992 को इसकी पुष्टि की। ये मैंने 2 बार इसलिए इस स्लाइड को रखा क्योंकि इसी स्लाइड से 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पिछले सालों में आए हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान मैंने दिया। यूएनओ की बात हम कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। अधिनियम द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 का जो अधिनियम था उसे निरसित कर दिया गया, यानी कि 1929 वाले अधिनियम को खत्म कर दिया गया। 2006 वाला जो नया अधिनियम है ये लागू हुआ। पारित की बात कर ले तो 10 जनवरी 2007 को। आप जानते हैं कि कोई भी विधेयक पारित होता है विधायिका में। विधायिका यानी कानून जो बनाते हैं, कौन बनाते हैं भैया? संसद के 3 अभिन्न अंग आपने पढ़े होंगे, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं। 3 अभिन्न अंग होते हैं संसद के। आपको पता होगा, राज्यसभा यानी कि उच्च सदन, लोकसभा यानी कि निम्न सदन और माननीय राष्ट्रपति। किसी भी एक सदन में कोई भी विधेयक पहले लाया जाता है। राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। वहां से पारित होता है, फिर अगले सदन में भेजा जाता है, वहां से पारित होता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है। माननीय राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं और वो पारित हो जाता है। और उसी अधिनियम की धारा 1 में ये बात लिखी गई होती है। तीसरा पॉइंट जब आप किसी भी अधिनियम का पढ़ेंगे उसमें लिखा गया होता है, प्रारंभ इसका कब होगा ये बताएगी केंद्र सरकार या राज्य सरकार। जहां का भी ये अधिनियम है वो सरकार अपने राजपत्र में एक तिथि घोषित करेगी कि इस तारीख से ये अधिनियम लागू हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें घोषित किया गया 1 नवंबर 2007 को ये लागू हुआ। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जनवरी फरवरी शुरुआत के महीनों में कोई अधिनियम पारित हुआ है तो निश्चित ही वो उस साल के अंत तक लागू भी हो जाएगा। लेकिन अधिकतर अधिनियम लागू होते हैं साल के लास्ट में या अगले साल जाके। कुल धाराएं की बात होंगी तो 21 इसमें कुल धाराएं हैं, 21 नंबर याद रखेंगे। अध्याय इसमें है नहीं कोई, 0। और बच्चों के हित के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 में शामिल बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य इसमें रखा गया। हाँ जी, ये राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 क्या है, ये भी आपके जहन में सवाल हो सकता है। तो राष्ट्रीय कार्य योजना जो 2005 है, अभी हम एक अधिनियम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। इसी अधिनियम के तहत 2007 में एक आयोग स्थापित किया गया जिस आयोग का नाम था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, NCPCR। इसके तहत ये कार्य योजना बनी। इसमें लक्ष्य रखा गया कि बच्चों की स्थिति, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों का पोषण, बच्चों की शिक्षा और संरक्षण से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसमें नीतियों से संबंधित और कार्यक्रमों के माध्यम से इन सब चीजों को हम मजबूत करने का काम करेंगे। अपने यूथ पर हम इसमें ध्यान देंगे। अब बात करते हैं हम इस अधिनियम की। धारा 1 की बात हमने कर ली, प्रारंभ हमने लागू कब हुआ देखा, इसका विस्तार यानी संपूर्ण भारत में ये लागू। हालांकि जब 2019 से पहले के जितने भी अधिनियम हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, 370 हटाई गई, उसके बाद से तो संपूर्ण भारत में सभी अधिनियम लागू हैं। उससे पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे स्टेट में, उसके अलग स्टेट में, यानी जो राज्य स्पेशल दर्जा प्राप्त राज्य है उनके अलावा सभी जगहों पर ये लागू हुआ करते थे। धारा 1 की बात हुई। धारा 2 के अंतर्गत हम परिभाषाओं की बात करेंगे। सभी अधिनियमों में धारा 2 में परिभाषाओं की बात होगी, सभी अधिनियमों में। ये एक जनरल बात आप बिल्कुल याद रख लेंगे। बालक पुरुष किसे कहा गया और स्त्री के लिए बालक की परिभाषा यहाँ अलग की। देखिए, विवाह प्रतिषेध अधिनियम है तो ये मोटी सी बात, बिल्कुल जनरल सी बात, सब जानते हैं कि पुरुष के लिए, लड़के के लिए विवाह की उम्र 21 साल है और लड़की के लिए वही विवाह की उम्र को 18 साल निश्चित किया गया है। तो इस अधिनियम के तहत ऐसे पूछ लेगा, देखिए पिछले वाले अधिनियम में बालक कहा गया जिसकी उम्र 20 साल से कम थी, लेकिन वहीं दहेज प्रतिषेध अधिनियम कह के पूछ ले, अभी सवाल भी आगे आएगा, पूछा भी गया है, तो वहां बालक किसे कहा जाएगा? यदि वो पुरुष है, मेल है तो 21 वर्ष से कम आयु का, और यदि स्त्री है, फीमेल है तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को ही बच्चा कहा जाएगा। बाल विवाह किसे कहा जाएगा भाई साहब? बाल विवाह होगा या तो लड़का 21 साल से कम का हो या लड़की 18 साल से कम की हो या दोनों ही कम हो, कोई एक कम है या दोनों ही कम है, तो उस स्थिति में उसे
बाल विवाह कहा जाएगा। ऐसा इस अधिनियम की परिभाषाओं के अंतर्गत यानी धारा 2 के अंतर्गत बताया गया। इसके अंतर्गत एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी बताया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी इसकी धारा 16 में बताया गया कि एक ऐसा अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा जो इन चीज़ों पर संज्ञान लेगा, जो इन चीज़ों पर ध्यान देगा। धारा 3 की बात करेंगे। धारा 3 बाल विवाहों का शून्यकरण, यानी कोई बाल विवाह हो जाता है तो उसे शून्य माना जाएगा, उसे निरस्त कैसे किया जाएगा ये बात करेगी धारा 3। धारा 3 कहती है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, यानी जब से अधिनियम लागू हुआ उससे पूर्व या उसके बाद में कोई भी बाल विवाह हुआ है तो उसे शून्य मान लिया जाएगा। कब मान लिया जाएगा शून्य? ऐसे नहीं, यदि किसी को दिक्कत नहीं है, उससे प्रॉब्लम नहीं है तो उस केस में शून्य नहीं माना जाएगा। यदि याचिका दायर की जाती है, याचिका दायर की जाती है माननीय न्यायालय में, और भाई साहब याचिका कब दायर होगी? जब बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व, यानी जब बच्चा वयस्क होगा। महिला के केस में, स्त्री के केस में 18 साल पे वयस्क होना है और पुरुष के केस में 21 की, यहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत बात हुई 21 वर्ष की। तो लड़के के लिए 2 वर्ष पूर्व यानी 19 वर्ष का जब तक हुआ हो तब याचिका दायर की जा सकती है। लड़की के केस में 16 वर्ष से पहले पहले याचिका दायर की जा सकती है। धारा 4 की बात हुई। मान लो ऐसा कोई विवाह शून्य यदि घोषित कर दिया ऐसे केस में, क्योंकि हमारे देश में क्या दुनिया के अधिकतर देशों में महिलाओं का जो निर्भरता है, महिलाओं की जो डिपेंडेंसी है वो चली जाती है पुरुष पे, पुरुष के परिवार पे। तो ऐसे केस में यदि कोई विवाह निरस्त किया जाएगा तो क्या होगा भाई? महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि कोई बच्चा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए धारा 4 में बात की गई कि महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध धारा 4 इसकी बात करेगी। धारा 4 के बाद धारा 9 पे सीधे आते हैं। धारा 9 बात करती है यदि कोई वयस्क पुरुष, और यहाँ थोड़ी सी चीज बदली, वहां 21 साल की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी पुरुष है। ऐसा माना गया कि 18 वर्ष की आयु का पुरुष समझदार है। आप मुझे एक चीज बताएं, देश चलाने के लिए, वोट डालने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और वहीं विवाह करने के लिए आपकी उम्र को 21 साल कहा गया। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात से ये चीज आपके समझ में आती है कि गुरु, देश चलाना तो फिर भी आसान काम है, लेकिन गृहस्थी चलाने के लिए समझदारी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। खैर, धारा 9 में बात की गई वयस्क पुरुष यानी 18 वर्ष से ऊपर ज्यादा उम्र का कोई भी पुरुष विवाह करता है, बाल विवाह करता है, तो उसके लिए इसे अपराध माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान है। 2 वर्ष तक की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है या दोनों लगाए जा सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको धारा का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको जुर्माने और दंड याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो जरूरत है वो है शब्दों को समझने की। यानी कि यहाँ जो बात मैंने बताई कि वयस्क पुरुष विवाह करेगा तो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र का, 18 वर्ष प्लस 18 प्लस का जो भी होगा उसके ऊपर ये कार्रवाई होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बालक किसे कहा गया? 21 साल के कम के पुरुष को और 18 साल से कम की महिला को। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। धारा 10 बात करती है कि बाल विवाह के अनुष्ठान के लिए दंड। अब यहाँ पर अनुष्ठान यदि कोई करेगा, कोई बाल विवाह संपन्न कराता है, कोई संचालित कराता है या कोई दुष्प्रेरित करता है, यानी कि इसके हिसाब से यदि पंडित जी वहां पर अवेलेबल हैं तो वो भी इसमें पकड़े जा सकते हैं, इसमें लपेटे जा सकते हैं। यदि आप ऐसे विवाह में शामिल हो रहे हैं और आप दावत उड़ा रहे हैं, वहां पर आप वीडियोग्राफी में आ गए हैं, तो आप भी उसमें लपेटे जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई बिचौलिया ऐसा विवाह करवा रहा है, वो भी लपेटे में आ जाएगा। और महिला पक्षकार, पुरुष पक्षकार, माता पिता संबंधी यहाँ लपेटे में आ सकते हैं यदि कोई ऐसा विवाह करवाया जा रहा है। तो निश्चित ही किसी भी शादी में जाइए गुरु तो अपना सोच समझ कर जाइए, कहीं बाल विवाह तो नहीं हो रहा। ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के दंड का भी प्रावधान है भैया। आगे बढ़ते हैं, धारा 15 की बात करेंगे। धारा 15 कहती है कि इस अधिनियम के तहत जो भी दंडनीय अपराध हैं वो संज्ञेय और गैर जमानती है। संज्ञेय यानी कि संज्ञान ले सकती है पुलिस। गैर जमानती का मतलब, गैर जमानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें आरोपी को स्वतः जमानत नहीं मिलती। गैर जमानती, जैसा कि पता चल रहा है इसके नाम से, गैर जमानती है तो इसमें जमानत स्वतः नहीं मिलती। जमानत देने का अधिकार माननीय न्यायालय के पास है, वह अपने विवेक से ये तय करेंगे कि जमानत देनी है कि नहीं देनी।
धारा 16 की बात करेंगे। धारा 16 विवाह प्रतिषेध अधिकारी की बात करती है। हमने धारा 2 में जब परिभाषाएं पढ़ रहे थे वहां भी ये पढ़ा था कि एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। धारा 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। ये कुछ धाराएं इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। धारा 19 क्या कहती है? धारा 19 कहती है राज्य सरकार, देखिए अधिकतर जो अधिनियम है उनमें केंद्र सरकार को दी गई थी पावर, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार की बात करी कि राज्य सरकार इस अधिनियम से संबंधित नियम बना सकेगी। इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। ये कुछ बातें हैं जो आप याद रख लेंगे। मोटी मोटी 5, 6, 7, 8 लगभग धाराएं हैं जो मैंने आपको बताई, जो आपको याद रखनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 धाराएं मैंने आपको बताई हैं, जिनके आपको नंबर भी थोड़े से याद रखने हैं और बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो इन्हीं धाराओं से बनेगी। इन धाराओं में क्या लिखा गया ये भी आपको याद रखना है। निश्चित ही कोई ना कोई सवाल आपके कोई पेपर में यहाँ से फंस रहा होगा, तब आप चिल्लाएंगे भैया ये क्या हुआ, ये कैसे फंसा। कब अधिनियमित किया गया? तो भैया अधिनियमित ये 2007 में किया गया था, ऐसा आप याद रख लेंगे। 10 जनवरी 2007 को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि कोई भी अधिनियम जब आता है 2006, जैसे इसका 2006 यानी कि 2006 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, राज्यसभा या लोकसभा किसी एक सदन में लाया गया। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने जिस दिन साइन किए, जिस दिन हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, उस दिन को कहा जाता है अधिनियमित होना, यानी कि पारित होना एक तरह से। तो 2006 में इसका ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ होगा, यानी कि राज्यसभा लोकसभा में लाया गया होगा। 2007 में माननीय राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन किए होंगे, हस्ताक्षर किए होंगे। ये अधिनियमित है और लागू अलग चीज है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कब प्रवर्तन में आया, कब लागू हुआ, उसको भी आपको ध्यान रखना। जैसे ये नवंबर 2007 में लागू हुआ था ये अधिनियम, तो लागू होने की तिथि मैं आपको तीसरी बार इस वीडियो में बता रहा हूं, वो तय करती है सरकार अपने राजपत्र के द्वारा। वही बात 10 जनवरी 2007 को अधिनियमित हुआ, 1 नवंबर 2007 को ये लागू हो गया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बालक से क्या तात्पर्य है? ये सारे सवाल वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आप मुझे बताएं भाई, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की बात हो रही, यानी शादी के प्रतिषेध अधिनियम की बात हुई, और इसने कहा कि बालक किसे कहा गया? तो पुरुष के लिए 21 साल, महिला के लिए 18 साल। यहाँ देखें गौर से तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। बात खत्म होगी, आप आगे बढ़ेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अनुतोष प्रदान। अनुतोष क्या होता है भाई? बात कर चुके हैं पहली वीडियो में हम। अनुतोष का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। अनुतोष प्रदान करने के लिए निम्न में से कहाँ याचिका दी जा सकती है? भाई कहाँ याचिका दी जाएगी? यानी किस न्यायालय में, कौन से स्थान वाले न्यायालय में दी जाएगी? तो यहाँ कहा कि जहां प्रतिवादी अथवा बालक निवास करता है वहां दी जाएगी, दी जा सकती है, वहां भी दी जा सकती है। और जहां बाल विवाह, देखिए जहां विवाह हुआ है एक तरह से घटना स्थल तो वही हो गया, तो जहां का घटना स्थल होता है उस थाने में तो FIR होती है, आप जानते ही होंगे। तो इस मामले में जहां विवाह हुआ है वहां पर भी याचिका दी जा सकती है। जहां बच्चा निवास कर रहा है या प्रतिवादी निवास कर रहा है वहां भी याचिका दी जा सकती है। जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था वहां भी याचिका दी जा सकती है। अब इसे समझें, आप इसमें थोड़ी सी बात समझें। कोई बच्चा A है, कोई बच्चा B है, एक इसमें फीमेल का, एक मेल का। अब ये मान लीजिए सबसे पहले जयपुर में रहते थे कहीं शुरुआत में, ये जयपुर में रहते थे, इन्हें हम मान लें कि ये आगरा में कहीं रहते थे महिला। अब इनकी शादी हुई, शादी हम ऐसे माने कि इनकी शादी को इंदौर में किया गया, शादी इंदौर में संपन्न हुई और यहाँ के बाद ये जाकर दिल्ली में रहने लगे। तो अब आप मुझे बताएं यहाँ से कहाँ कहाँ याचिका दायर की जा सकती है? क्या जयपुर में? आप मुझे बताएं जयपुर में जब ये रहते थे, आगरा में जब ये रहते थे तब कोई मामला नहीं था, तब शादी नहीं थी, तो यहाँ नहीं की जाएगी भाई साहब। इंदौर में याचिका दायर की जा सकती है, यानी और दिल्ली में याचिका दायर की जा सकती है। इसके अलावा प्रतिवादी या बालक जहां निवास करता हो, यानी कि साथ रह रहे हो या मान लो अलग अलग वो रह रहे हैं, ए मान लो रह रहा है अलीगढ़ में और बी मान लो रह रहा है एटा में, तो ये दोनों जगह भी अब वर्तमान में जहां रह रहे होंगे वहां भी याचिका दायर की जा सकती है। कोई एक जहां रह रहा होगा वहां याचिका दायर की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे भैया, सवाल की बात फिर हम करेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 12 के अनुसार
किस परिस्थिति में अवयस्क बालक का विवाह शून्य होगा। धारा 12, अब हमने धारा 12 शायद नहीं पढ़ी थी, अब हम धारा 12 को पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप इसे पढ़ें और समझें कि विधि पूर्ण संरक्षण की देखरेख से बाहर लाया जाता है। कोई बच्चा है जैसे विधिपूर्ण संरक्षण, यानी विधिपूर्ण संरक्षण क्या होता है, माता पिता या कोई भी संरक्षक उसके साथ रह रहा हो, वो विधिपूर्ण है, उसकी देखरेख से बाहर लाया गया किसी बच्चे को, तो विवाह शून्य होगा। हाँ जी, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, क्योंकि संरक्षक को ही नहीं पता कि उसके विवाह हो गया। किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया गया है, यानी किसी स्थान पर कोई बच्चा है उसे जबरदस्ती ले जाया गया है तो भी शून्य हो जाएगा। विक्रय किया जाता है, किसी बच्चे को बेचा जाता है, ये भी चीज़ें चलती हैं। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत पढ़ते होंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर, मानव व्यापार को लेकर हमने एक अधिनियम भी पढ़ा था दूसरी या तीसरी क्लास में, वो भी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। विक्रय किया जाता है तो उस विक्रय करने के बाद उसका विवाह किया जाता है, सभी परिस्थितियों में ये शादी शून्य हो जाएगी, विवाह शून्य हो जाएगा। ये बात कहती है धारा 12। तो डी इसका सही जवाब था। विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन किया गया अपराध माना जाता है। हमने पढ़ा था संज्ञेय और गैर जमानती अपराधी होते हैं, ये हुआ इसका सही जवाब। धारा 15 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि यदि इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध होता है वो संज्ञेय भी होगा और गैर जमानती भी होगा, यानी संज्ञान भी उस पर पुलिस ले सकेगी, बिना वारंट के गिरफ्तार भी इसमें किया जा सकेगा, और ये गैर जमानती भी होगा, यानी कि जमानत देने का विवेक माननीय न्यायालय ये तय करेंगे जमानत देनी है कि नहीं देनी। भैया तो बड़ा ही मुश्किल काम है भैया, तो बच के रहना भाई, कोई भी इस तरह के चक्करों में ना फंसना भैया, बाल विवाह के चक्कर में कहीं पे पकड़े जाओ, फिर फ़ोन करो भैया को, भैया बताओ अब क्या करें, है ना। तमाम बच्चे मैसेज करते हैं अब भी कि भैया ये धारा लगी है, ये मुकदमा है और मैंने फॉर्म भरा है, क्या होगा कैसे होगा। खैर उन्हें भी गाइड करने का काम हमारा है, जो हम करते भी हैं, बहुत स्तर तक हम कोशिश करते हैं बच्चों की मदद भी करें अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से। जैसे भी हम बच्चों से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, हम उनकी मदद निश्चित ही करते हैं। अगले अधिनियम की तरफ आते हैं। पोक्सो अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी होता है थाना स्तरों पे। 2012 में यह अधिनियम आया। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। लैंगिक अपराध क्या होता है ये भी हम इसमें देखेंगे, यानी कि यौन संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं, लैंगिक संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं, उस तरह का कोई अपराध होता है तो उसके लिए एक अधिनियम अलग से लाया गया, जिसे नाम दिया गया POCSO, पोक्सो। आगे बात करेंगे भैया, आगे बढ़ेंगे। लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू कब हुआ, तो 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ। कुल 9 अध्याय और 46 धाराओं की बात करी, 9 अध्याय और 46 धाराएं इसमें है। इसका उद्देश्य क्या है, लैंगिक हमला किसी बच्चे पे, लैंगिक उत्पीड़न किसी बच्चे का, अश्लील साहित्य किसी बच्चे को दिया जाता है, इन सब चीज़ों से बच्चे का संरक्षण करने का इस अधिनियम का उद्देश्य था। इन्हीं सब चीज़ों को इस अधिनियम में अपराध बनाया गया और बढ़िया बढ़िया धाराएं बताई गई। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इस तरह की धाराएं उस पर लगानी है, इस तरह से विचारण होगा, इस तरह से न्यायालय उस पर दंड का भी प्रावधान किया गया। और क्या बात है भाई इसमें, और इसमें है कि ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई, यानी कि न्यायालय में पहले से ही काम पेंडिंग है तो विशेष न्यायालय भी बनाए जाएंगे, विशेष न्यायालय भी बनाए गए। संविधान का पृष्ठभूमि देख लेते हैं। संविधान का एक तरह से हम रेफरेंस ले लें तो धारा 15(3) ये कहती है कि अन्य बातों के साथ साथ राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए भी शक्ति दी जाती है, यानी बालकों के हित के लिए, उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए विशेष उपबंध कर सकती है सरकार। ये धारा 15(3) ने कहा, अनुच्छेद 15(3) ने कहा। धारा 2 पे आएंगे। धारा 2 पे हमने हमेशा से ये बात की है कि किसी भी अधिनियम की धारा 2 परिभाषाओं की बात करेगी, तो बालक की परिभाषा इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु का लड़का हो या लड़की हो जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो इस अधिनियम के तहत बालक माना जाएगा। आपने एक चीज बड़े गौर से देखी होगी, गौर करी होगी, पिछले 8-10 अधिनियम जो हमने पढ़े उसमें बालक जहां भी लिखा गया है वो 18 वर्ष से कम के लिए बालक का इस्तेमाल हुआ है। 18 वर्ष की आयु जिसने पूरी नहीं की वहां बालक का इस्तेमाल किया, बालक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब हम विवाह की बात करते हैं तो 21 और 18, लड़का और लड़की, ये आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। अधिकतर में 18 आपको याद रखना, जैसे ही सवाल आ जाए तो 18 वर्ष से कम। लेकिन सवाल विवाह से संबंधित आ जाए तो 21 और 18, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए कैटेगरी अलग हो गई है वहाँ।
धारा 2 में 2 घा बात करती है, 2D ऐसे भी आ जाएगा, 2 घा ऐसे भी आ जाएगा। आप याद रखेंगे भैया, बालक की परिभाषा 2 घा में है। और बालक से संबंधी अश्लील साहित्य ऐसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2019 में जोड़ा गया था। अश्लील साहित्य इसे जोड़ा गया था 2019 में, पहले ये नहीं था, फिर इसे जोड़ा गया संशोधन के बाद 2019 में इसमें संशोधन हुआ है। संशोधन अधिनियम की भी बात करेंगे, पोक्सो संशोधन अधिनियम 2019, उसकी भी थोड़ी सी बात हम इसमें करेंगे। बालक संबंधी अश्लील साहित्य से तात्पर्य क्या है भाई, ये होगा क्या, तो किसी बालक बालिका को शामिल करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य का चित्रण। जो भी पॉर्न आप देखते हैं, मैं डायरेक्ट सीधे शब्दों में कहूँ, बच्चों से संबंधित जो भी पॉर्न संबंधी जो कंटेंट है, उस तरह का कोई भी दृश्य होता है, कोई भी इमेज, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो होती है, कोई भी डिजिटल या कंप्यूटर के माध्यम से बनाई गई है, कोई आकृति है, कोई आकृति भी हो सकती है जिसमें बालक बालिका जैसी लगे, AI से भी बन सकती है, तो वो सारी चीजें उसमें सृजित परिवर्तन इस तरह किया जाए कि वो बालक है नहीं लेकिन उसके जैसा चित्र लगता है, उसकी जैसी आकृति है, तब भी उसे अश्लील साहित्य कहा जाएगा। ये बात जोड़ी गई 2019 के संशोधन में। ये धारा 2 में हमने इंपोर्टेंट बात है कि धारा 3 की बात करते हैं। धारा 3 यहाँ से चीजें शुरू होती हैं, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध के बारे में बात की। धारा 3 बात करती है प्रवेशन लैंगिक हमले की। ये धारा 3 और धारा 7 लैंगिक हमले के बारे में बताती है। ये मोटी मोटी चीजें आप याद कर लेंगे। धारा 7 में लैंगिक हमला है, धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला है। देखिए, धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला होगा, फिर गुरुतर प्रवेशन की बातें होंगी। ये सारी चीजें, ये PDF आप पढ़ लेंगे, ये लाइन आप सारी चीजें पढ़ लेंगे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। धारा 7 लैंगिक हमले की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। धारा 8 लैंगिक हमला यदि होता है तो उसके लिए दंड की बात करेगी। लैंगिक हमला होता क्या है, ये आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, जिसको बैड टच कहा गया है, यानी कि कोई भी गलत प्रकार से टच किसी बच्चे को करता है तब भी वो लैंगिक हमले में ही आता है, लैंगिक उत्पीड़न में ही आता है। इस तरह का कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए दंड है न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष। ये इस तरह की बातें हुई। आगे बढ़े हम। लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है, धारा 11 ऐसे बता रही है कि कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है तब यह कहा जाएगा कि वह लैंगिक आशय से क्या करेगा, कोई शब्द कहता है। देखिए, केवल शब्द कहने की बात हो रही है, या ध्वनि या अंग विक्षेपित करता है, कोई आवाज कहता है, कोई इशारा एक तरह से करता है, कोई शरीर का अंग यदि दिखाता है, तो ऐसे केस में कोई वस्तु या शरीर का भाग दिखाता है जो कि यौन प्रकार का है, यौन संबंधित है, दिखाता है, तो शब्द, ध्वनि या शरीर का भाग जिस किसी बालक द्वारा इस हिसाब से वो दिखाता है कि सामने कोई बालक है, वो देख ले, इस हिसाब से यदि वो ऐसा करता है तो उसे लैंगिक उत्पीड़न कहा जाएगा। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक को प्रलोभन यदि कोई देता है, परितोषण देने की बात करता है, यदि कोई कहता है कि लो बच्चे ये चॉकलेट खा लो, और चॉकलेट के माध्यम से कोई नीच व्यक्ति ऐसी नीचता करता है तो उसे छूने भर को, उसे उसके बोलने भर को गलत तरह से, उसके शब्द को, ध्वनि को, टच को, इस तरह की चीजों को लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा। कोई प्रलोभन दिया, कोई परितोषण का मतलब वही प्रलोभन जैसा ही दूसरा एक शब्द है। धारा 18 बात करती है अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग यदि होता है तो धारा 18 इसके बारे में बताती है कि कोई भी व्यक्ति, पहले अश्लील प्रयोजन को आप समझें कि अश्लील प्रयोजन कैसे। देखिए, किसी बालक को मीडिया, टेलीविजन चैनल, इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुद्रित या शामिल, प्रिंट करना, दिखाना या शामिल करना किसी रियल बच्चे को किसी ऐसे प्रारूप में जिसमें लैंगिक परितोषण के प्रयोजन हो, यानी कि लैंगिक तरह का कोई काम करवाया जाए, कोई भी अश्लील तरह का काम करवाया जा रहा है, उसके काम करवाने के बदले में उसे कोई परितोषण दिया जा रहा है, उसे कोई पैसा दिया जा रहा है या उसे कोई और लाभ दिया जा रहा है, तो उसमें ऐसे सम्मिलित किया गया क्या क्या चीजें हैं। बच्चे की जननेंद्रियों को प्रदर्शित करना, इस तरह का काम होता है। वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में बालक का उपयोग करना, वास्तविक हो सकता है, नकली यानी जो मैंने बताया AI से जनरेटेड हो सकता है, कोई चित्र, कोई आकृति ऐसी हो सकती है जो उसके जैसी लगे, उसमें भी इसका उसे अपराध माना गया है। किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलपूर्ण प्रदर्शन, किसी बच्चे का अश्लील या अशोभनीय प्रदर्शन भी होता है तब भी वो अश्लील माना जाता है। इसके अलावा किसी बालक का अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग
करने पर अपराध का दोषी होगा। यदि कोई व्यक्ति ये सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी गई हैं ऐसा कुछ भी करता है तो वह अश्लील प्रयोजन के लिए बालक के उपयोग इस शीर्षक के अंतर्गत, इस चीज के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। धारा 32 बात करेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे याद रख लेंगे। धारा 32 आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 32 में बात होती है रिट की, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई व्यक्ति रिट कैसे दायर करेगा, ये सब बातें बताता है। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 में, वहीं से आप इसे लिंक करें। इस अधिनियम की धारा 32 विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की बात करती है कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी धारा 32 में। कैसे भाई साहब, ये कैसे होगा, कौन व्यक्ति होगा? धारा, राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, ऐसा थोड़ी है कि बस न्यायालय बन जाएगा, वहां पर एक लोक अभियोजक की भी नियुक्ति की जाएगी। लोक अभियोजक कौन होगा? एक तरह से आप इसे ये समझें कि बच्चे की तरफ से एक वकील की भी व्यवस्था करी जाएगी जो बच्चे की तरफ से कोर्ट को, केस को देखेगा। तो आप इसे बिल्कुल याद कर लेंगे इस बात को। और ये कौन व्यक्ति होगा? कम से कम 7 वर्ष का जिसका वकील के पद पर अनुभव हो और विधि व्यवसाय में हो, यानी कि उसने व्यवसाय के रूप में कानून को, यानी कि एक वकील जिसका 7 वर्ष का अनुभव है, वो से राज्य सरकार बना सकती है विशेष लोक अभियोजक, जो कि बच्चों के लिए केस लड़ने का काम वहां पर करेगा। धारा 35 की बात होगी। साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा। यानी अपराध का जब संज्ञान लिया जाए और कोई साक्ष्य मिलता है तो उसे अभिलिखित किया जाएगा और 30 दिन का टाइम दे दिया गया माननीय न्यायालय को इस अधिनियम के तहत कि माननीय न्यायालय 30 दिन के अंतर्गत उस साक्ष्य को अभिलिखित करेंगे। जो बात मैंने आपको बताई थी कि टाइम पीरियड दिया किसी अपील का, किसी चीज़ का, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो 30 दिन के भीतर यहाँ पर 30 दिन की बात हुई। इसके अलावा विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर मामले का विचारण समाप्त करेगा या मामले का विचारण करेगा। तो 1 वर्ष का टाइम यहाँ पर माननीय न्यायालय को दिया गया। आगे बढ़ेंगे, धारा 45 की बात करेंगे। धारा 45 बताती है कि नियम कौन बनाएगा? तो नियम बनाएगी भैया केंद्र सरकार। तरीका क्या है? नियम बनेगा राज्य पत्र में, सूचना के द्वारा केंद्र सरकार इससे संबंधित नियम बना सकेगी। ये बात हुई इसके महत्वपूर्ण उपबंधों की, महत्वपूर्ण प्रावधानों की। अब हम सवालों की तरफ चलते हैं, कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन कौन से सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी हैं, उपयोगी हैं। तो लागू होने की बात, तो पहला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिशमय यानी कन्वेंशन को भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत किया गया? भारत सरकार ने कब इन्हें माना? हमने बात करी थी जब मैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि यूनिसेफ की स्थापना करी यूएनओ ने। यूएनओ एक संस्था बनी 1945 में, 1946 में जिसकी बैठक हुई। पहली ही बैठक में यूनिसेफ बनाया गया, यूनिसेफ की बैठक हुई। उसके बाद 1959 में बच्चों के लिए घोषणा पत्र वहाँ पर अंगीकृत हुआ। उसके बाद भारत ने, मैंने पहली स्लाइड में बताया था, 1992 में 1992 में इसे अपनाया, इसे अंगीकृत किया। तो ये बात आप याद रख लेंगे। और इसी को थोड़ा सा डिटेल में यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा बालकों के अधिकारों को बालिकों के अधिकार जो उसने बनाए थे 1959 में, जो घोषणा उन्होंने की थी, हमने यानी भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को इसे अंगीकृत किया। और हमने एक अधिनियम बनाया 14 नवंबर 2012 को। आप थोड़ा सा याद रखेंगे इस बात को भी, 14 नवंबर यानी कि भारतीय बाल दिवस, जो कि चाचा नेहरू, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा अपने स्कूल के दिनों में। तो पंडित नेहरू जी का जन्म दिवस के रूप में बाल दिवस को भारत में मनाया जाता है। तो ये बात हुई। आगे बढ़ेंगे, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को लागू कब किया गया? तो नवंबर 2012, याद कर लेंगे 14 नवंबर 2012, जो कि सही डेट यदि पूछ ले तो इसकी डेट आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये बेसिक सी बात है, क्योंकि वहाँ बाल दिवस से जुड़ गई इसकी डेट, और इधर 2012 आपको यहाँ से भी याद हो जाएगा। तो ये बेसिक सी बात हो गई, इसमें आपसे आशा की जा सकती है कि आपको डेट याद होगी। तो 14 नवंबर 2012 इसका सही जवाब लगाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और पोक्सो कानून के अंतर्गत बालकों को निम्नलिखित में से किस अपराध से संरक्षण मिलता है? देखिए, ऐसे सवाल को करने के लिए क्या आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत
रही होगी। लैंगिक हमले के लिए हाँ जी, अश्लील साहित्य के लिए सही बात है, इससे भी संरक्षण मिलता है। क्या उत्पीड़न से संरक्षण मिलता है? हाँ जी, उत्पीड़न से भी संरक्षण मिलता है। तो आपने चारों ऑप्शन जब पढ़े तो आपको पता चला कि इन सभी की बात हो रही है, तो सभी से संरक्षण बालक को दिया गया है पोस्को अधिनियम में। आगे हम बढ़े, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में, ये नया सवाल है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रख लेंगे कि बलात्कार शब्द की बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो इसका जवाब है यौन अपराध, जो कि बार बार आप पढ़ रहे थे। यौन अपराध शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा बलात्कार शब्द की जगह पर। ये हुआ इसका सही जवाब। लगाकर आप आगे बढ़े, थोड़ा सा आप इसे पढ़ें कि 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव आया जिसके माध्यम से रेप शब्द की जगह, बलात्कार शब्द की जगह यौन अपराध शब्द का इस्तेमाल करने की बात की गई। इसका उद्देश्य ये था कि केवल जो कि बलात्कार शब्द है, ये केवल इस अधिनियम के तहत केवल महिलाओं की, केवल फीमेल की बात नहीं है। इस अधिनियम के तहत तो जो कोई बच्चा है वो मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए है। तो दोनों के लिए एक शब्द बनाया गया कि यौन अपराध, एक शब्द हम इस्तेमाल करेंगे जो कि दोनों को इंगित करेगा। आगे बात हुई पोक्सो कानून के अंतर्गत बालक से क्या अभिप्रेत है? तो मैंने बात करी थी कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति है, वो महिला है, वो पुरुष है, वो मेल है, वो फीमेल है, उसे बालक कहा जाएगा। पोक्सो कानून के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा लैंगिक हमले को गुरुत्वर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है? किसके द्वारा? आप सवाल समझें, कितना अलवा सवाल है भाई। यदि आप सवाल पढ़ भी लेंगे, आप ये कानून पढ़ के भी नहीं गए होंगे, तो भी ये सवाल आप कहेंगे किसके द्वारा लैंगिक हमला। भाई किसके का क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति हो, अब वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी पद पर हो, उसे तो माना ही जाएगा। कोई पुलिस अधिकारी करे, हाँ जी माना जाएगा। सशस्त्र बल का सदस्य माना जाएगा। शैक्षणिक संस्था का कोई कर्मचारी, कोई भी करे तो उपरोक्त सभी को इसमें दोषी माना जाएगा यदि वो इस तरह का कार्य करता है। तो पोक्सो कानून के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है भैया, समझें आप। बालक के कथन को बालक के निवास पर अभिलिखित किया जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी जब हम दूसरी इसकी PDF पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि कोई बालक है तो उसका कोई बयान होना है, पुलिस को बयान अंकित करना है, तो बच्चे को बुलाया नहीं जाएगा थाने पे। बच्चे का बयान उसके निवास स्थान पर ही किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लेंगे। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होंगे भाई साहब। ये भी सही बात है। जब बच्चे का बयान लिखा जाता है तो वर्दी में नहीं लिया जाता। वर्दी के अलावा कोई सादे वस्त्र धारण करके पुलिस अधिकारी जाते हैं, बच्चे का बयान अंकित करते हैं। बालक को रात्रि में पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। ना तो रात्रि में बुलाया जाएगा, ना ही वहां पर रोका जाएगा रात्रि में। ये भी बात सही है। तो उपरोक्त सभी D इस सवाल का सही जवाब। थोड़ा सा क्योंकि हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा, सीधे सवाल में इस बात को पढ़ा, तो इसे आप याद रख लेंगे इस बात को। ये किसी भी कानून में हो, कोई भी कानून हो बच्चों से संबंधित, ये चीजें लागू होती ही होती हैं। आगे बढ़ेंगे। विशेष न्यायालय के गठन की बात हुई कि विशेष न्यायालय का गठन कहाँ होगा। देखिए, विशेष न्यायालय का गठन पोस्को के अंतर्गत धारा 28 में किया गया है। ये बात आप एक याद रख लेंगे। मैंने क्या कहा था, जहाँ भी किसी समिति का गठन हो, किसी बोर्ड का गठन हो, किसी न्यायालय का गठन हो, वो चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो धारा 28 इस सवाल का सही जवाब हुआ। धारा 32 इस बात की, ये धारा 32, हाँ धारा 32 में हमने बात करी थी लोक अभियोजक की। अभी आपको शायद याद हो, 10 मिनट पहले ये बात हुई थी। धारा 32 में एक विशेष लोक अभियोजक की बात की गई थी। लोक अभियोजक की यानी कि एक वकील की व्यवस्था की गई बच्चे की तरफ से केस लड़ने के लिए। वहीं धारा 28 में विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई जो इस तरह के केसेस को देखेंगे। ये दोनों ही चीजें आप याद रख लेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब B होगा, ऑप्शन B। अगला सवाल, बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया? फिर से नई चीज आपके सामने। आपका जवाब है वर्मा कमीशन। जब हमारे देश में निर्भया कांड हुआ था दिल्ली वाला, तो उस समय ये हुआ कि उनमें जो अपराधी थे, 4 मेन अपराधी थे, उनमें एक की उम्र 16 से 18 के बीच में थी। और उम्र देखी जाती है घटना की तिथि के दिन। जिस दिन घटना होगी उस दिन की तिथि देखी जाती है, उस दिन कितनी उम्र उस व्यक्ति की थी। तो एक जो बच्चा है, एक जो व्यक्ति है, एक जो अपराधी है, एक जो बाल अपचारी या उसे कहें, 16 से 18 के बीच में उसकी उम्र है।
तो भैया आप कैसे करें। तो उसके लिए वर्मा कमीशन आया, वर्मा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, बहुत सारी चीज़ें हुई, और जब 2019 में जब इसमें संशोधन किया गया पोक्सो में, तो ये बात भी कही गई, यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, और वो संगीन अपराध करता है, जघन्य अपराध करता है, मर्डर करता है, बलात्कार करता है, इस तरह का अपराध उससे होता है, तो 16 वर्ष से यदि उसकी उम्र ज़्यादा है, 16 से 18 एक अलग कैटेगरी बनाई, उसमें कहा गया 16 वर्ष से अधिक उसकी उम्र है, तो फिर बाल कल्याण समिति उस बच्चे की कंडीशन को, उसके शरीर को, उसके मन को, उसके मस्तिष्क को देखकर यह तय करेगी कि इसे 18 वर्ष से बड़े की तरह ट्रीट किया जाए या 18 वर्ष से कम की तरह ट्रीट किया जाए। ये चीज़ इसमें एक अलग से दी गई थी, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। देखिए ये बात मैंने यहाँ लिखी भी कि 2012 में जो निर्भया गैंगरेप का मामला सामने आया, राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन जिसमें किए गए, उसके पश्चात न्यायमूर्ति JS वर्मा थे, उनके वो अध्यक्ष थे इस समिति के, इसलिए इसे वर्मा समिति कहा गया। JS वर्मा आप याद रख लेंगे, JS वर्मा, वर्मा समिति इसे कहा गया। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के मामले में। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या चीज़ें बताई कि एक तो शीघ्र ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाए, दोषियों को आजीवन कारावास तक की बात करी जाए। हालांकि जब 2019 का संशोधन आया उसमें मृत्यु दंड तक की बातें की गई कि मृत्यु दंड तक उपबंध उसमें प्रावधान उसमें किए गए। अब यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2019 मोटा मोटा सा हम इसमें पढ़ लेंगे, क्योंकि अधिकतर चीज़ें जो 2012 वाले कानून में थी वही है। केवल 2019 में जब निर्भया का मामला हुआ, जब उसकी तारीखें हुई, जब सुनवाई हुई कोर्ट में, जब देखा कि इस तरह के मामलों में, इस तरह के जघन्य अपराधों में सजा से कोई बच भी सकता है उम्र के आधार पे, तो इस तरह उन्होंने संशोधन किए। लगभग 10 धाराओं में संशोधन किया गया, और जो संरक्षण के उपबंध थे उसमें भी चीज़ों को बढ़ाया गया। और बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामले में ये महत्वपूर्ण बात है, मृत्यु दंड तक का प्रावधान इसमें किया गया कि मृत्यु दंड तक इसमें दिया जाएगा यदि अपराध बहुत ही जघन्य होता है। ये बात इसमें थी। तो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 अब आता है आज का आखिरी अधिनियम। तो एक सवाल बड़ा आ रहा है मेरे पास बच्चों का कि भैया मैं नया स्टूडेंट हूँ, मैंने 12वीं करी है अभी, या मैंने ग्रेजुएशन अभी करी है, और मैं तैयारी करना चाहता हूँ एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, दरोगा बनना चाहता हूँ, पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ, SSC का कोई एग्ज़ाम निकालना चाहता हूँ, तो भैया मैं किस तरह अपनी तैयारी करूँ, किस तरह मैं ऐसे तैयारी करूँ कि एक बार में ही काम खत्म हो जाए, मुझे बार बार चक्करों में ना पड़ना पड़े। तो बिल्कुल सीधी सादी स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ। देखिए किसी भी नए बच्चे के लिए 5 स्टेप हैं तैयारी के, वो 5 स्टेप आपको क्रम से करने हैं। पहला स्टेप, आपको ये तय करना है कि आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपको कहाँ नौकरी करनी है। जैसे तय किसी को फोर्स में जाना है, कोई कहे मुझे दरोगा का भी पेपर देना है, कांस्टेबल का भी पेपर देना है, और इसमें मुझे यूपी पुलिस का देना है, दिल्ली पुलिस का देना है, राजस्थान पुलिस का देना है, MP पुलिस का देना है, और साथ में मुझे SSC के भी पेपर देने हैं। तो ऐसे बच्चे को टारगेट रखना है। सबसे पहले वो बच्चा टारगेट करेगा कि मुझे कौन कौन से एग्ज़ाम निकालने हैं। इसके बाद वो देखेगा सभी एग्ज़ाम्स का सिलेबस देखेगा, गूगल पे सभी एग्ज़ाम का सिलेबस मिल जाएगा। तो सिलेबस में वो देखेगा क्या सबका सिलेबस सेम है, क्या लगभग एक जैसा सिलेबस है जो मैं एग्ज़ाम टारगेट कर रहा हूँ। तो वैसे ही टारगेट आपको बनाने हैं जिनका सिलेबस भी मिलता जुलता हो। तो सिलेबस आप देखेंगे, उसके बाद सिलेबस के देखने के बाद सब्जेक्ट वाइज कमांड स्थापित करेंगे। सब्जेक्ट वाइज कमांड कैसे स्थापित होगी, जैसे मेरा जो तरीका था मैं वो आपको बताता हूँ। पहले एक एक सब्जेक्ट, जैसे मैं SSC और स्टेट पुलिस को साथ लेके चल रहा हूँ, तो हिंदी इंग्लिश 2 तो लैंग्वेज मुझे पढ़नी है, मैथ, रीजनिंग और GK। मैं कहता हूँ कि 5 सब्जेक्ट मोटे मोटे मुझे कवर करने। तो मैं क्या करूँगा, मुझे तैयारी करनी हो तो मैं 5 सब्जेक्ट का एक एक बढ़िया टीचर देख के उनके ऑनलाइन कोर्स ले लूँगा। 5 सब्जेक्ट के मैंने कोर्स ले लिए, पहले मैं कोर्स कंप्लीट करूँगा, फिर मैं 5 किताबें स्टैंडर्ड ऐसी खरीदूँगा जिसमें सारा सिलेबस कंप्लीट हो। उन 5 किताबों से थ्योरी पढ़ूंगा और सवालों की प्रैक्टिस करूँगा। तो ये बात समझ में आई। तीसरे स्टेप में कमांड कैसे होगी, सब्जेक्ट पे कमांड करनी है। आपको शुरुआत में ये नहीं सोचना कि UPSI के लिए तैयारी करने लग जाऊँ, पहले 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट जो इस एग्जाम में आने हैं उन पे कमांड स्थापित करनी है।
इंडिविजुअल हमने सब्जेक्ट्स को पढ़ा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद अपनी कमांड करी, फिर बुक से पढ़ा, वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अब हम पर्टिकुलर एग्जाम की तरफ रुख किया हमने और हमने PYQ लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करने के बाद, ये 4 स्टेप खत्म करने के बाद हम 5वें स्टेप पर आए। 5वां और आखिरी स्टेप, आप मॉक पेपर लगाएंगे, यानी कि एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे, जहां आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, टाइम में कैसे सॉल्व करना है पेपर को, क्वेश्चंस को कैसे लगाना है। तो ये 5 स्टेप हैं मोटे मोटे जो आपको करने हैं किसी भी तैयारी में, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपनी तैयारी को एक गति देने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए किसी भी एग्जाम के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास बड़ी बेनिफिशियल आपके लिए रही होगी। लगभग 2 घंटे हमने आज बोला। 2 घंटे में मुझे लगता है कि कहीं आप बोर भी हुए होंगे, कभी कहीं आपको चीज़ें ठीक भी नहीं लगी होंगी, बोरियत भी महसूस हुई होगी। तो लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो चीज़ें बिना मजाक मस्ती के, बिना कहानियों के, जो ज़रूरी चीज़ें थी, मैंने पॉइंट पे बात करते हुए सारी चीज़ें ख़त्म करी। आपकी समझ में निश्चित ही आई होंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और आपको पढ़नी तो निश्चित है ही, क्योंकि इसे आप छोड़ नहीं सकते। आप बोर भी हो रहे हैं तो नॉर्मल आप रीडिंग मार दीजिए, ताकि कोई भी गुंजाइश ऐसी ना रहे कि एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि मैं ये चीज़ पढ़ के ही नहीं आया, यदि पढ़ भी लेता तो मेरा क्वेश्चन हो जाता। और मैं ये बिल्कुल निश्चित कह रहा हूँ कि आप केवल पढ़ के चले जाएंगे तब भी आप क्वेश्चन लगाने की स्थिति में रहेंगे। तो सभी साथियों को जय हिंद। और वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट इस वीडियो में है। इसे डाइजेस्ट करने के लिए 2-3 बार वीडियो को देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना, बढ़िया आपकी कमांड हो जाएगी इन 3-4 अधिनियमों पे। और बचे हुए जो 2-3 अधिनियम है बच्चों से संबंधित, अगली वीडियो में खत्म कर लूँगा 40-50 मिनट में, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। एक ही वीडियो में मैं सोच रहा था खत्म कर दूं, लेकिन वीडियो कम से कम 3.5 घंटे की निकल जाती, 3 घंटे की निकल जाती। तो मैंने सोचा कि आधे इसमें कर लेता हूँ, आधे अगली वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी भी पढ़ानी है, क्वेश्चंस भी करवाने हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, और चीज़ों को समझा के भी चलना है तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। और बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई, शेयर कर दो बच्चों तक, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में ये शेयर करो कि देखो कैसे कम समय में अच्छा कंटेंट दिया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, अनुभव के आधार पर कैसे चीज़ों को सेलेक्ट करके बच्चों के सामने रखा जाता है। ऐसा नहीं कि सभी धाराएं पढ़ाने लग गए, सभी जुर्माने पढ़ाने लग गए कि इसे भी याद कर लो, उसे भी याद कर लो। प्रभु, जो जरूरी बातें हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से वो आपके सामने मैंने रख दी हैं। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपना जो भी जरूरी बात आप कहना चाहते हो कमेंट में लिख दें, और शेयर जरूर कर दें भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें। आगे भी हम बातें करते रहेंगे इसी तरह नॉलेजेबल चीज़ों की, इसी तरह ज्ञानवर्धन की। आप लोगों के सहारे मैं भी चीज़ों को सीखता रहूँगा। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद।